बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर आज हम लोग फिर मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर, और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से ये प्रोग्राम हम लोग आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम लोग सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल बनाएँ और जो मुल्क की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर सकें, और जो सही तस्वीर है इस वक्त मुल्क के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वो आपके सामने रख सकते हैं। आज भी हमारी कोशिश यही है और इसी मामलात के ऊपर, इसी मौज़ूआत के ऊपर बातचीत होगी। और मेरे साथ आज भी सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद है। हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि अच्छी गुफ्तगू कर सकें, कुछ प्रोडक्टिव बातचीत हो सके जिससे कोई हम लोग आप तक मुस्बत चीज़ें पहुँचा सकें। कोशिश ये करते हैं, लेकिन बात फिर बीच में रह जाती है और मामलात किसी और तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि मुल्क की हालात कुछ ऐसे हैं। आप जितनी मर्ज़ी क्वेश्चन कर लें, आप जितनी मर्ज़ी चीज़ों को बेहतर पेश करने की कोशिश कर लें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर जो हालात हैं, जो सच है, वो उसको दिखाना और बताना लाजिम है। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद हबीब साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। खिज़र क्लास साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपके साथ मौजूद है गुलाम अब्बास साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हामिद हबीब साहब, मुल्की मामलात की बातचीत करते हैं, मुल्की हालात की बातचीत करते हैं। आप लोग सब ने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस शोबे के साथ, जरी बात आप मुंसलिक हैं, सहाफ़त के साथ बहुत सारे हालात देखे होंगे, मुल्की मामलात इससे पहले भी गंभीर सूरत हाल भी देखी होगी, क्योंकि हमने तो बचपन से ही सुनते आए ना कि हालात अच्छे नहीं है, ख़जाना खाली है और मुश्किल तरीन हालात से मुल्क गुज़र रहा है। ये मुश्किल तरीन हालात हैं कि इससे पहले, शायद इससे पहले के कुछ और भी मुश्किल तरीन हालात गुजर गए हों, हमें पता भी ना चला। कैसर तनोली साहब, बात यह है कि जो इस मुल्क के हवाले से आपने इंट्रो में बात की कि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, तो यही बातें हम भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम अपने बुज़ुर्गों से भी ये सुनते थे कि वो भी ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल मायूसी के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, अगर हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं। मैं हकीकत पसंद हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ को करीब से देखने का अल्लाह ने मौका दिया और गली मोहल्ले से लेके ऐवान सदर तक जो रसाई अल्लाह ने दी, बहुत सारे हुक्मरानों को करीब से कवरेज करने का मौका मिला। आते और जाते हुए भी देखा, आते और जाते हुए भी देखा और उनके अहकामात जारी करते हुए और फिर उनकी बेबसी के हालात भी देखे। तो बात यह है कि समझ ये आई कि असल में हम लोगों ने बहैसियत कौम अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। तल्ख हकीकत यही है कि बहुत माजी के अंदर जो पॉलिसी साज़ों के तरफ से जो भी पॉलिसी साज रहे, वो अपनी गलतियों का बार भी जो है वो दूसरों पे डाल के अपनी जान खुलासी करने की कोशिश करते रहे। मेरा ये ख्याल है कि अगर अब भी हम अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें तो अब भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा। बहुत सारे रास्ते वापसी के और ऊपर उड़ने के बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं और इसमें सिर्फ आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, कौमी कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने जो कह दिया वही हरफ़े आखिर है। हमारे पास एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो आईने पाकिस्तान मौजूद है। आईने पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अगर तमाम रियासती इदारे अपने माजी की गलतियों का एतराफ़ करते हुए आगे का वे फॉरवर्ड देखें तो उनको बेशुमार रास्ते निकल आएंगे। लेकिन हमारा एक अलमिया ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है जेन्युइन और हकीकी जो लीडरशिप है सियासी, उसका फुकदान है, हमेशा से रहा ना। वो इसलिए रहा कि हकीकी लीडरशिप पैदा होने की नर्सरियां ही बंद कर दी गई, उनको पैदा ही नहीं होने दिया गया। मैं उन नर्सरियों की तरफ जाता हूँ। खिज़र क्लास साहब, हामिद हबीब साहब ने कहा जी कि माजी की गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। माजी की गलतियाँ ज़्यादा किसने की हैं? सर, ये ना बेसिकली इज्तमाही इशू है। फिर हमारा जो रीजनल, जहाँ पे हम मौजूद है ना, हमारा जो जोग्राफियाई सेटअप है
वो हमें सेटल नहीं होने देता, हमारे इश्यूज़ को हल नहीं होने देता। तो उसमें हमारी चाहे- मर्जी भी तो शामिल है ना। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, अगवान इशू है, ये ताक़यामत सेटल नहीं होगा, ना हमें होने देगा। इंडिया के साथ हमारा इशू है, वो ताक़यामत वाला है। हम सारी दुनिया में जाते हैं, डायलॉग करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ना कभी उन्होंने कोशिश की, ना कभी हमने कोशिश की। अगर हमने कोशिश की तो उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी, मतलब सेटलमेंट नहीं होने दी। एक तो हमारा ये इशू है। दूसरा, हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है ना सर, ये घसा पिटा जकड़ा हुआ सिस्टम है। हमारे पास हुक्मरान मौजूद है, लीडरशिप मौजूद नहीं है, बसात एहतराम। मतलब नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन, 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो लंदन बैठा हुआ है। हमारा चीफ जो है किसी भी इदारे का होता है वो अमेरिका बैठा होता है, दुबई बैठा होता है, जिस पे पूरी कौम की इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब एक हाई प्रोफाइल किस्म का उनका एक्सपीरियंस होता है, बैठे वो बाहर होते हैं। मतलब इमरान खान की अब आप गुफ्तगू सुन लें, मतलब शर्म आती है, मुझे शर्म आती है बीएंगे यहाँ कि खान साहब क्या कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं इस असेंबली को तोड़ दो, कभी कहते हैं उसको तोड़ दो। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि लोगों के पास रोटी का पैसा नहीं रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, बेइंतहा किस्म के मसाइल हैं जो घर घर में दाखिल हो गए हैं। वो हुकूमती सतह पे नहीं है, हुकूमतों का कोई कट नहीं लगा, किसी वज़ीर मुशीर ने कोई कट नहीं लगवाया कि मेरी जायदाद इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर दो, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हुक्मरान है, लीडर नहीं है। हमें ना लीडरशिप की ज़रूरत है। हमें भुट्टो की शक्ल में खुलाई मखलूक हाँ, तो नहीं आएगी ना नहीं, इन लोगों में से, खलाई यहीं से। नहीं आएगी, लेकिन जो मौजूद है वो अहल ही नहीं है। मतलब बिजनेसमैन अगर होगा जिसके बच्चे अंडे मुर्गी और कुकड़ी का काम करेंगे, उससे मैं क्या तवक्को रखूं। इस मतलब मुल्क में तो उससे- सियासत में आने की पहली शर्त ये है कि आप माली तौर पे मुस्तहकम माली होंगे, तौर पे मजबूत होंगे। मुस्तहकम नहीं होना चाहिए। ये लोग पैसे के लिए बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं। इनको टक्का बराबर शर्म नहीं आ रही कि यार ये 22 करोड़ का मुल्क है, इतने वसाइल हैं हमारे पास, इतने वसाइल हैं हमारे पास कि अनबिलीवेबल। मतलब हम दुनिया के पास जाते हैं, हम IMF के सामने लाइन बना के बैठते हैं कि यार ये भी हम करेंगे, वो भी हम करेंगे, वो भी हम करेंगे। एटमी ताकत है, हम, कोई शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होता है, कोई हया होता है। ये तो एक दूसरे को कहते हैं, हमें इनको कहना चाहिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई बीइंग ए लीडर। आप में इतनी सेंस नहीं है, आप में इतना मौका नहीं है कि आप माजी की खड़े हो गलतियां जाएं। सिर्फ देखें, माजी की गलतियां सिर्फ सियासतदानों ने की है, सर और बहुत माजी सारे की लोग नहीं हो रही, हैं। तलवंडी साहब माजी की नहीं हो रही, ये आगे उससे बड़े ब्लंडर करने जा रहे हैं। आपका ख्याल है IMF का लोन आ जाएगा, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे हालात नहीं नजर आते। मैंने कल इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन की है। सर जी, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अब ये तो बच्चों को सेटल करने पे आ गए। ये कोई बंगला है कि बंगले में ये कमरा इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये मेरी बेटी लीड करेगी, ये मेरा बेटा लीड करेगा, ये मेरा पोता लीड करेगा। यार आप लीडर हैं, आपको इस मुल्क ने लीडर बनाया है, आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया है, आपको दुनिया के सामने खड़ा किया है कि आप एक एटमी ताकत हैं। आपके घर में दाने ही नहीं है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए। आप कुकिंग एग लेना जाए उसकी कीमत हाथ नहीं पकड़ने देती, आटा लेना जाए उसकी नहीं पकड़ने देती। मतलब तकरीरें सुने हर बंदा आके माइक पे बैठ जाता है। खान साहब है वो काबू में नहीं आते, नवाज शरीफ साहब है वो बाहर बैठे हुए हैं, जरदारी साहब है उनकी अपनी पॉलिसी है। 2002 से 7 तक ये हुक्मरान रहे, 8 से 13 तक ये हुक्मरान रहे, 13 से 18 तक ये हुक्मरान रहे, 18 से 23 तक ये जा रहे हैं। नतीजा सिर्फ फिर के मुल्क डिफॉल्ट कर रहे हैं। अर्ज करते गुलाम हैं अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल के ऊपर? आपको क्या लगता है कि मामलात हमारे हाथों से निकल चुके हैं? अगर हमारे हाथों से निकल चुके हैं तो फिर इसको कौन संभाला देगा? कौन सी ऐसी ताकत है जो इस वक्त इस मुल्क को संभाला दे सकती है? बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे मौजूद कलीग ने कहा, बिल्कुल सुनने की हम यही सुनते आ रहे हैं माजी से कि भी बड़ी सूरत हाल ख़राब हैं, ये हैं, क्राइसिस है, फलाना है, उससे हम ये माजी से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मतलब कि तसलसल है। मेरा ख़्याल है कि मैं ख़ुद इकानमी को कवर करता हूँ, बिज़नेस सेक्टर को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक पीक पे हम पहुँच चुके हैं कि भाई अब जहाँ से हमें मुल्क के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डू एंड डाई वाले सूरत हाल पे अब हम पहुँच चुके हैं। अगर हमने कि भाई कर्ज़े लेके IMF से लेके भाई हम भी किसी गवर्नमेंट को, जैसे इन्होंने जिक्र किया, सीरियसनेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं है। नहीं, सीरियसनेस अगर हो भी तो उनको आगे अगर बंद गली मिलेगी तो जी, कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे? बिल्कुल ऐसी ही है। देखें आप, ये तमाम सियासी पार्टी है या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं,
इशू सारा यही है ना कि कोई भी इदारा, कोई भी स्टेक होल्डर इस मुल्क को ऑन नहीं करता। जब आप अपने घर को ऑन नहीं करेंगे तो घर के निज़ाम चल नहीं सकता है। ऑन करना पड़ेगा। हर गली में, हर मोहल्ले में नारा लगता है, हर जमात का, हर लीडर का, और वो उसका नारा यही होता है, लीडर का नारा यही होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के लिए सब कुछ, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तौर पे नहीं नजर आ रहा ना, हम इसलिए यही तो लोग इसी चीज का रोना रो रहे हैं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, अमली तौर पर भी नज़र आनी चाहिए। अब जब आप इस सिचुएशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपका रिज़र्व 2.9 हो, आपकी इंपोर्ट्स रुकी हुई हो और जहाज़ें समंदर से आगे जो है ना वो पोर्ट से क्लियर हो नहीं रहे हो, और आपके पास पैसे ना हो तेल खरीदने की, हर चीज़ IMF से ले दे के भी आपका गुजारा नहीं होना है। अब आपका सारा इन्हिसार जो है कि दोस्त मुल्क आके आपको दे दें कर्ज़े पे कर्ज़ा, आप उनको कर्ज़ों की रिटर्न के लिए, उसकी कर्ज़ों की वापसी के लिए भी, आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी कर्ज़े वो आपने आपके लेने। दोस्त आपसे यकीनदानी मांगते हैं यकीनदानी कि मांगते अब IMF आपसे यकीनदानी मांगता है कि यार आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद करेंगे कि नहीं, तब हम लोग आपको लोन की तरफ लेके जाएंगे, आपको किस्त जारी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो दोस्त ममालिक भी आपसे हमें तबीब सब गारंटी चाहते हैं कि यार हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। अब वो भी आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं कर रहे और आपको उन्होंने एक साइड पे कर दिया है। तो अगर हम लोग IMF से ये कर्ज ले भी लेते हैं, हमारी किस्त की मंजूरी हो भी जाती है, $1.25 अरब तकरीबन ये है, और हमने अपने तमाम तर मामलात उनके हैंड ओवर कर दिए, हमने अपने तमाम तर जो कहते हैं ना खुददारी गैर, जिसके हम लोग बहुत ज़्यादा दाई हैं और बहुत ज़्यादा नारे लगाते हैं, वो तो हमारा ख़त्म हो गया सारा मामला। बड़ी हद तक आपकी बात जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन इसको हमें तारीख़ी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। IMF का अगर हम ले लें तो IMF की जो तारीख़ है, पाकिस्तान ने पहला कर्जा मेरे ख्याल IMF के हवाले से कहते हैं अयूब खान के दौर से शुरू हुआ। तो कभी कर्जों के बुनियाद के ऊपर कोई कौमें तरक्की नहीं करती। ये वक्ती तौर पे मैनेजमेंट के हवाले से आपको हेल्प ज़रूर मिलती है, और जदीद इकानमी में कर्जे लेने कोई ज़्यादा बुरी बात भी नहीं समझी जाती, बशर्त ये कि वो कंडीशंस आपको सूट करती हो। तो ये हमारे यहाँ सूट ही प्रॉब्लम ये रहा कि जब भी कर्जे लिए गए हमने बैरूनी एजेंडों को सर्व किया, बैरूनी एजेंडों के लिए आलमी इदारों के शिकंजों में गए। हमें ये चीज़ें सारी माइन्यूटली एक्सपर्ट के साथ बैठ के वो देखने की ज़रूरत है। और जो रियासती इदारे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कौन निकालेगा, आपने पहली भी बात बहुत दुरुस्त की कि बाहर से कोई नहीं आएगा, और खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो हमें खुद ही बदलना है। उसके लिए हमें जो मौजूदा हालात हैं, आपने अवाम की बात की, पाकिस्तान की बात की, क्लासरा साहब ने भी बड़ी दुरुस्त बात की कि जी अवाम का और पाकिस्तान का नाम तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन कौल व फेल का जो तजाद है उसने आज हमें इस नहज पे पहुंचा दिया। कौल व फेल के तजाद ने हमें जो है वो पकड़ा। उसमें अगर कोई पकड़ सकता था तो वो हमारे रियासती इदारा जो था वो था आपने एक्सपर्ट्स का जिक्र किया कि एक्सपर्ट्स बुलाएं, उनके साथ बैठे और सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए वाले से कोई प्लानिंग की जाए। आपको नहीं लगता कि इदारे इतने मजबूत हैं, इनके पास इतने माली मामलात इदारों को चलाने के लिए हैं, तो वो एक्सपर्ट्स के साथ बैठते भी होंगे, डिस्कशन भी करते होंगे, लेकिन वो डिस्कशन किसी फायदे की तरफ नहीं जाती है। मुझे समझ नहीं आती कहाँ पे डिस्कशन। आज तक आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ बनी किसी को पता है? जब से पार्लियामेंट आपकी जो है वो तबीब साहब, जब से PDM की हुकूमत आई है, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुल्क में वक्त कम गुजारा है और वो बैरूनी दौरों के ऊपर ज्यादा हमें नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि दौरों से तो आपकी पॉलिसी नहीं बन जाती। कहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, फ्यूचर की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग जरूर हो रही है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म में आप देखें, आपके मुताबिक उनकी जाती और पार्टी की पोजीशन बेहतर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, नेशनल हवाले से अगर वो डिलीवर करेंगे तो पता लगेगा ना। अब जब डिलीवर होगा, अब ये कि माजी में जो ताल्लुकात बिगड़े हुए थे उनमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट थोड़ी सी नजर आ रही है। वो उनका इमेज अपना बिल्डिंग बनने के साथ चलो प्रोग्रेस तो हो रही थोड़ी बहुत। चलिए देखते हैं कि प्रोग्रेस कितना सूदमंद साबित होती है इस मुल्क के लिए। क्लास साहब मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त जो है एक ब्रेक का। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। खिज़र क्लासर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हामिद हबीब साहब की। हम लोग इस वक्त, मैं खुद देखें, हम लोग भी सहाफ़त करते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं, चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं, बहुत करीब से चीज़ों को देखने के मौके मिलते हैं हमें। ऐसी सूरत-ए-हाल पिछले काफ़ी अरसे से 15-20 साल अगर मैं उठा के देखूँ पाकिस्तान की तारीख़ के, ऐसी सूरत-ए-हाल हमें नज़र कहीं पर भी नहीं आई। मतलब ऐसे हालात नहीं बने कि जब आम आदमी ये कह रहा हो कि अब आगे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। अब अगले दिन की रोटी के पैसे नहीं हैं हमारे पास, मामलात बहुत बुरे हो गए हैं। तो हुकूमत भी यही बात कर रही हो। पहले कहीं ना कहीं पे हुकूमती वज़रा या ज़िम्मेदार लोग आके कहते थे नहीं जी ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं, हालांकि अवाम इफेक्ट हो रही होती थी। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत जो है वो एडमिट करती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। शायद आपने तनोली साहब गौर किया हो, इस मुल्क में इस वक्त अपोजिशन नाम का की कोई जमात नहीं है। मिसाल के तौर पे 13 जमातें हुक्मरान जमातें हैं। 14वां इमरान खान है जिसके पास 4 हुकूमतें हैं। मिसाल के तौर पे उन्हें तोड़ देना है, गिलगित, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है सर, वो भी कहता है मैं अपोजिशन में हूँ। आसिफ जरदारी सिंध भी रखता है, वफाक में भी रहता है, कहता है मैं अपोजिशन में हूँ। नवाज शरीफ के अंदर भी मामला यस कर लिए। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं आज तक इस कौम को किसी ने इत्माद में लिया है? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, क्या इस कौम ने पैसा नहीं दिया था? वो बाबा रहमते किधर है जिसने वो डैम के पैसे लेके चला गया है? वो किधर गए हैं पैसे? आजकल हमें हिसाब देना, मेरी यार सुने, हर बंदा जाता है, लॉन्ड्री लगी हुई है नैब की, उसमें से धुला हुआ निकल आता है। भाई अगर वो गलत था तो आप इदारों को छोड़ दें। पहली चीज़ ये है, इस मुल्क में अगर आपने कांस्टेबल से लेके चीफ सेक्रेटरी तक खुद लगाना है और नलायक लगाना है फिर, और उसने इस मुल्क को इस नहज पे ले आना है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो फिर इसको निकालें। सिस्टम तब्दील होते हैं दुनिया भर में। ये नहीं होता कि नवाज शरीफ का बेटा है ही विल लीड इट, नेवर एवर। ये जरदारी का बेटा है, इसकी विरासत है, 22 सीट है, नो। अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब फॉरेन पॉलिसी का ये इशू होता है कि आप अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, खातून को भेज रहे हैं जहाँ पे कंट्राडिक्ट होती हैं चीज़ें। आपको नहीं पता बिलावल को वहाँ जाना चाहिए? मतलब अगर आप भुट्टो के नवासे हैं, बिलावल वैसे दुनिया तो पूरी घूम आए हैं सर, दुनिया घूम आए हैं। जो असल इशू था हमारा, जहाँ पे हमारी पूरी जिंदगी लगी हुई है, वहाँ पे तो नहीं गए। अर्ज करने का मकसद ये है कि कौम को मुझे इत्माद में लिया गया, आपको लिया गया, इनको लिया गया, या ये इतना अरबों खरबों का हमारा सिर्फ इस्लामाबाद है या इंचों के हिसाब से ज़मीन बिकती है? कभी कौम को इत्माद में लिया गया कि पीटीवी की एक बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है? कभी ये पूछा गया ये रेडियो पाकिस्तान इतनी बड़ी बिल्डिंग में क्यों है, ये हम टावर क्यों नहीं बनाते, ये हम बड़े बड़े घर क्यों बनाते हैं? कौम को इत्माद में ले आए, IMF की ज़रूरत ही नहीं है। आप दोस्त मुल्कों के साथ आपका बिहेव इस तरह का था कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। आप बीएंगे प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको मिलने का सलीका ना हो, बात करने का सलीका ना हो, तो वो आपको पैसे भी दें, इंसल्ट भी करवाएं। क्या ये पैगाम नहीं आता है कि हमने बहुत बुरे तजर्बात किए हैं खिज़र क्लासर साहब? हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत थी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जाते थे, किसी मुल्क का दौरा करके आते थे और फिर कहते थे जाओ यार मैं सेटिंग बना आया, तो उधर से कुछ ना कुछ उनको फिर माली फ़ायदा या कोई मुल्क हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता था। इस दफ़ा भी आपको लगता है कि सूरत-ए-हाल वही है कि मैंने आपको हमें इदारे के थ्रू जाना पड़ेगा? सब मेरी एक बात सुने, मैंने आपको 2002 से 7 का हवाला दिया, डेमोक्रेसी थी। 8 से 13 डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, 13 से 18 डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, 18 से 23। फ़ौज पहले तो 18 और 20 माह बाद आ जाती थी। अगर फ़ौज नहीं आई तो इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया। मतलब अब लोग फौज की तरफ देखते हैं कि फौज है, कम से कम आटा तो मिले, कम से कम घी तो मिले, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम आपने कहा कि इस मुल्क में फेल हो गया। तो मिले। पॉलिटिशियन ये है ही नहीं सर, ये बिजनेसमैन है, ये जागीरदार है, वो पॉलिटिशियन होता ही नहीं। वो उस डेफिनेशन में नहीं आता जो कुकड़ी का कारोबार करता हो, जो दूध का कारोबार करता हो। ये तो पैगम्बरी पेशा है पॉलिटिक्स। 39 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी है। क्या आपने लगाई है? क्या हामिद हबीब ने लगाई है? क्या मैंने लगाई है? इन्हें नहीं पता, इन जमातों को नहीं पता कि हम एक नर्सरी ख़त्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारा बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। अभी से पेशीन गोइयाँ होती हैं। कैप्टन सफदर साहब फरमाते हैं अभी मरियम बीबी का दौर नहीं आया। उधर से कहा बिलावल साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। मतलब अब गप और मजाक बनाई हुई है आपने। आपके कारोबार अरबों खरबों में चले जाते हैं। इस मुल्क का कारोबार
इस मुल्क का कारोबार क्यों ऊपर नहीं जाता? ये बहुत अच्छी बात की आपने खदर कासिम। गुलाम अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस मुल्क के मामलात जो है ना, हमने एक अच्छी नशिस्त की इस मुल्क के टॉप इकोनॉमिस्ट के साथ। उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क के मामलात डिफ़ॉल्ट वाले जो है ना वो कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि इस मुल्क की जो 95% चीज़ें हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अनडॉक्यूमेंटेड से मुराद ये है कि बैनुल-अक़वामी ताकतें भी ये चाहती हैं, IMF भी ये चाहता है और हम लोग भी ये चाहते हैं, हमारे इदारे जो FBR है, जो बाकी इदारे वो चाहते हैं कि लोग अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन उनकी कर दें और वो हमारे पास रिकॉर्ड पर ले आएँ। लेकिन आज तक हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए और अभी भी 95% चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड हैं। जो 5% डॉक्यूमेंटेड हैं उसमें हुकूमत बहुत पहले की डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, जिसमें हुकूमत फ़ैसले करती है, अदाद-ओ-शुमार निकालती है और सारी चीज़ें आपके सामने रखती है। तो 95% ये जो बात कर रहे हैं, वाकई इसमें बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा कैश की शक्ल में घरों में पड़ा है। जी बिल्कुल, जो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ये जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ। हम IMF की बात करते हैं, यहाँ भी IMF हमेशा जो है वो IMF की वजह से हम पीछे रह गए, फलाना ढिमकाना। देखिए IMF की जो नेगेटिविटी जो आपको नजर आती है वो आप अलग है, उससे हट के आप देखें वो आपको कहता है, वो आपको क्या कहता है। याद है जाते जाते उन्होंने वो IMF के तमाम तर जो प्लान्स को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको चीज़ें ठीक करने का कहते हैं ना। आपकी आमदनी ज़्यादा हो, आमदनी हो अखराजात से आमदनी आपकी बढ़नी चाहिए, ये तो बच्चे को समझ आ रही होती है ना। देखिए वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जो प्राइमरी डेफिसिट में हो। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब आप अपने तनख्वाह देने के लिए भी आप कर्जा ले रहे हैं, उस तरीके से तो आपकी इकानमी ठीक नहीं हो सकती। आप यहाँ सियासी लीडरों की बातें हुई कि फ़लाना क्या कहता था, फ़लाना क्या कह रहा है, ये सब आप उस सब को भूल जाएं। अब आप सिर्फ अपने एक इकानमी को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी सामने ले आए जिसके ऊपर जो है ना, तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पैसे होंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। कुछ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, अब इकानमी के ऊपर आपकी कंसेंसस ऐसे ही हो कि इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, इसको टच ना करें, इसके ऊपर कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे वो मिलिट्री हो, जो भी हो। लेकिन इकानमी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आप सियासी तौर पर जैसे भी हालात हैं, लेकिन ये कि अब अल्टीमेटली आपको अपनी इकानमी ठीक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कुछ न कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे जैसे हमारे इकानमिस्ट कहते हैं। उसमें अभी फिलफोर जो सबसे बड़ी आपकी मजबूरी है, जो आपकी ज़रूरत है, वो IMF की किस्त आपको मिलना है और आपके दोस्त ममालिक से आपको कुछ ना कुछ पैसे आने ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें IMF खुद भी वो जो 1.5 बिलियन की आपको जो कर्जा देने के लिए वो भी एश्योरेंस मांगते हैं कि आप जो ममालिक आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे ना कि जो कर्ज वो दे रहे हैं उसकी फिर वापसी भी तो वो उन्होंने इंश्योर करनी है कि भैया उसकी किस तरीके से होगी। वो जब तक एश्योरेंस हमारी तरफ से या हमें जो कर्जा देंगे, असिस्टेंस देंगे, वो जब तक ना हो, वो भी पैसे नहीं दे रहे IMF भी। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हमें जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा और हमें चार्टर ऑफ इकानमी की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हम उस इकानमी के ऊपर यकजुबान नहीं होंगे, एक साथ जो है मिल के एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, बेहतरीन नहीं हो सकती। चार्टर ऑफ इकानमी का जिक्र किया गुलाम अब्बास साहब ने। हमने अभी पेशावर का एक अफसोसनाक सान्या हमारे सामने हुआ, उसके अंदर कीमती जानों के नजराने पेश किए। एक दफ़ा फिर फोर्सेस की तरफ से खुदकुश धमाके के अंदर हमने देखा कि उसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। उसकी 2 तारीखें दी गई, फिर वो दोनों पे वो नहीं उसका इनेकाद हो सका। उसकी बहुत सारी वजूहत सामने आई। चार्टर ऑफ इकानमी का भी जिक्र हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं और जो इस वक्त 2 प्रोविंशियल असम्बलियाँ खाली पड़ी हैं, उनके इंतखाबात भी कहते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं है, या अभी बहुत सारी खबरें बहुत सारे ज़राए से आती हैं कि ये नहीं होने जा रहे, इंतखाबात नहीं होंगे। और शायद कोई इकानमी कोई वजह बनाकर कोई ऐसा प्रपोजल बना दिया जाए कि हमने इकनॉमिकली चीज़ों को बेहतर करना है, मुल्की हालात को बेहतर करना है, तो हमें मज़ीद वक्त दरकार है। तो ये सूरत किस तरफ जाएगी? देखें तनौली साहब, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि IMF का कर्जा लेके हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो जाएगी, उसी तरह मेरी बिल्कुल संजीदा और बड़ी स्टडी के बाद मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप फौरी इलेक्शन भी कर लेंगे तो मसला आपका हल नहीं होगा। नहीं, वो तो बड़ा क्लियर है, वो कैसे होगा? आपको बहैसियत कौम फैसला साजी की ज़रूरत है। ये फाइलिंग जो डिफाइनिंग मोमेंट है, हमें इस पे बहैसियत कौम कंसेंसस डेवलप करके एक फैसला साजी की ज़रूरत है। अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं या नहीं करवाने, दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि नेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाना चाहिए। और अगर कोई एक पार्टी
उस नेशनल कंसेंसस में नहीं आती तो फिर उसका जो उसके लिए फिर अदलिया कोई रास्ता तलाश करे, अदलिया उसको शिकंजे में ले कि बाज़ बैरूनी एजेंडों के तहत यहाँ पे किसी भी मामले पे अच्छे पे वो कंसेंसस डेवलप ही नहीं होने देना चाहते। अब मसला ये है कि ये आइनी मामला भी बन चुका, आइनी क्राइसिस भी डेवलप हो गया, सियासी बहरान भी है, फिर एक मामला ये भी है कि आपकी मर्दमशुमारी का इशू भी दरमियान में पड़ा हुआ है। तीसरा बात ये है कि आइन के अंदर एक वक्त के अंदर सूबाई और कौमी सतह के इंतखाबात करवाना आइन का तकादा वो भी है। इन्होंने असम्बलियाँ कबल वक्त तोड़ के वो भी डिस्टर्ब कर दिया। अब इसके अंदर रहते हुए कोई रास्ता निकालना है तो वो किसी एक पार्टी की डिमांड पे नहीं हो सकता। देखिए उन्होंने या नहीं होना चाहिए। आईनी रास्ते अपना के ही दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की ना, ये आईनी उनके पास इख्तियार था। खज़र क्लासर साहब वो जमात जिसका जिक्र कर रहे हैं हामिद हबीब साहब, और हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं, समझते हैं, इस वक्त उनकी एक ही डिमांड है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके तमाम तर जिम्मेदार जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि फिल इंतखाबात कराए जाएँ। और यही वजह थी कि उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तहलील की। उनको अपनी पोजीशन का कहते हैं कि हमें पता है कि लोग इस वक्त इन जमातों को किसी भी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ है, और अवाम ही फैसला करके हमें दोबारा 2 तिहाई अक्सरियत दे के वापस ले आएगी। तो वो डर खौफ अगर एक साइड पर रख दें इन सारे मामलात को, इन हालात को जो इस वक्त बने हुए हैं, मुआशी एतबार से, सिक्योरिटी के एतबार से चीज़ें फेवर में नहीं हैं, अगर वो हुकूमत मौजूदा हुकूमत इस चीज़ को भी सामने रखती है, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है कि ये डर रहे हैं, ये भाग रहे हैं और ये इनको अपनी पोजीशन का पता है, तो इसका कितना नुकसान इन सियासी जमातों को होगा और ये जो जमात मुतालबा कर रही है ये मज़ीद कितना बर्दाश्त करेगी इसको। एक तो जो इस जमात को लाए थे और इस जमात के सरबराह को लाए थे वो भाग चुके हैं, और उन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया था। एक ऐसे बंदे को लाए थे जो बंदा इस अहल ही नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को चला सके। बसात एहतराम ये बहुत बड़ा जुल्म जो भी लाया था साथ एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस बंदे ने जो किया है वो सारे दुनिया ने देखा है, ज़माने ने देखा है। मुझे कहने एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा से रहा इस दफा के दौरान इस दफा साबित हो गया। सर नहीं, इतनी खराब क्रेडिबिलिटी वाला बंदा तो कभी भी नहीं आया ना। आप हर रोज ये तो सर आप कह रहे हैं ना, लोग नहीं मानने को तैयार। सर जी कौन से लोग? ये जो लोग लाखों में उनके साथ खड़े हैं, उनको कैसे आप? सोशल मीडिया मैं अर्ज करता हूँ, सोशल मीडिया मैनेज है। मैं अर्ज करता हूँ, इमरान खान को जिस दिन यहाँ से निकाला गया या वो निकला, कितने लोग सड़कों पे है? जब भुट्टो को निकाला गया था कितने लोग आए थे? फर्क आप जानते हैं। पार्टी के अंदर इजलास के अंदर एक इस चीज का जिक्र किया था कि बेनजीर भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई तो लोगों ने मेरी अर्ज सुनो, असेंबलियां तोड़ने से लीडर तो वो होता है जो क्राइसिस में परफॉर्म करे। लीडर वो नहीं होता जो क्राइसिस में भाग जाए, वो कहे जी ये पड़ा हुआ है सामान मैं जा रहा हूँ। नो, तो कहते हैं मुझे वहां तो भुट्टू जैसा बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा आपको फायर लगा रहे, उसने कहा लगा दो, मैं अपने नज़रिए से अपनी बात से नहीं हटूंगा। क्या आपकी जगह जमान पार की थी या पार्लियामेंट हाउस था? क्या आपको लोगों ने मैंडेट इसलिए दिया था केपी वालों ने और पंजाब वालों ने कि आपके 1.5 साल पहले असेंबलियां तोड़वा दो, इसलिए कि लोग मुझे दोबारा वोट देंगे, मैं दोबारा आऊंगा? वो तो जब कहते हैं ना रिजीम चेंज हुई और मुझे निकाल दिया गया, क्या हुआ? आप खुद वो आईनी तौर पे निकाला गया ना, गैर आईनी तरीके से। उन्होंने भी आईनी तरीके से दोबारा मुतालबा किया ना कि असेंबलियां तोड़ेंगे, दोबारा इंतखाबात। आईनी तौर पे वो अदालत में मामला, अदालत फैसला करेगी, वो देख लेंगे। अदालत ने फैसला कर दिया 9 दिन में इंतखाबात कराएं। अभी देखिए ना आपकी बात को, वो दिन चोर को न मारो, चोर दी नानी को मारो। हाँ, मतलब चोर को छोड़ दो, उसकी नानी को मारो। नानी तो दुबई में आजकल, जो दुबई में हो या लंदन में हो। और ये सियासी पार्टियां उसी तरह जनरल बाजवा को ले आएंगी, ये बात आप नोट कीजिएगा। जिस तरह इन्होंने जनरल मुशर्रफ को यहाँ नहीं रहने दिया, उसका जनाजा यहाँ पे आया है। ये इंतहाई जालिम और सफाक लोग हैं, यही लोग जनरल मुशर्रफ के परवरदा थे। इन सब जमातों ने उसे वोट दिया, इन सब जमातों ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई, और यही उसे अदालतों में घसीटेंगे। इस बात सफदर सही कहता है ना, वो कहता है यार अब कौन सा बयानिया, कौन सी बात और कौन सा वोट को इज्जत दो, वो इज्जत दो। ठीक कह रहे हैं। अर्ज करने का मकसद ये है कि बसात एहतराम ये पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे यहाँ नहीं बची।
जिस इसाक डार क्लासर को साहब कोई उम्मीद भी देना लोगों को, सर, देखने उम्मीद- वालों को। लोगों फिर से हम बात तो खिलाई- की जाए ना। खिलाई मखलूक सर कहाँ मेरी से, बात कौन सुने से ना, ऐसे लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा कौम से खिताब किया है कि हम इस डिफॉल्ट में जा रहे हैं। वो आजकल रोज ही खिताब करते लोग हैं, डांटे टा- पहले खिताब का तरीकाकार मुख्तलिफ होता था। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। इसमें तनोली साहब रास्ता मैं आपको बताऊं। कभी इत्मीनान में नहीं लिया। कौम अगर कौम नहीं फैसले करने होते, ये नुमाइंदे होते हैं, ये फैसला साज नहीं होते। मैं भुट्टो साहब का बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक इरा गुजरा है, उस वक्त मुल्क टूटा, मुल्क बना, मुल्क एटमी पावर बना, मुल्क को एक नए सेटअप में लाया गया। अब जरदारी साहब में वो एबिलिटी नहीं है, वो बंदे इकट्ठे कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब में वो एबिलिटी नहीं है, वो लीडर नहीं है, हुक्मरान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं लीडर नहीं मानता, हुक्मरान मान सकता हूँ कि उनके 4 वजीर ले लें, 4 सेनेटर ले लें, वो खुश हो जाएंगे। इस मुल्क को लीडरशिप की ज़रूरत है, तैयब उर्दुगान की तरह ज़रूरत है। लोग इसे- तैयब उर्दुगान इसे- से बड़ा लीडर मानते हैं, कहते हैं इमरान किसको खान उससे- मानते हैं? इमरान खान तो कहते हैं। इमरान खान है यार, किधर किधर है यार? इमरान खान किधर है? इमरान खान को तो लोगों ने जीबी दिया, एजेके दिया, केपी दिया, पंजाब 13 करोड़ का सूबा जीरो। दिया, चौधरी परवेज अली समझाता रहा, हाथ बांधता रहा, "ओ भाई मेरे तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे जेलों में, हमें भी ले जाएं।" बंदे ने नहीं माना। हर बात पे बंदा जिद करके बैठ आज जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें वो करते हैं, कहते हैं मैं तो समझा थक गया सा, ये मने कोई नहीं और आज ਅਸੀਂ भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं। हाँ। तो पीटीआई के वर्कर का क्या कसूर है कि उसे एक ऐसा लीडर मिला? लोग असेंबलियों में जाना चाहते हैं, घुसड़ना चाहते हैं, वो स्पेस छोड़ता है, 13 जमातें घुस जाती हैं। अब वो कहता है ये करो, वो कहते हैं हम नहीं कहते करते। हैं मेरे पास अपनी एक स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक चल रहा हूँ और इंशाल्लाह देखिए, कामयाबी तनोली साहब, हमारी। रास्ता- मैं सर अहमद हबीब साहब आपकी तरफ आता हूँ, गुलाम आज़ाद साहब आपसे भी बात करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से है। सीनियर जर्नलिस्ट के पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुलाम अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खिज़र क्लासर साहब की, अहमद हबीब साहब की। मुल्की मामलात जो हैं इस वक्त सख्त फंसे हुए हैं, हालात की समझ नहीं आ रही। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है इलेक्शन कमीशन को कि आपने इंतखाबात कराने हैं, 90 दिन के अंदर तारीख दी जाए। गवर्नर साहिबान ने फरमा दिया कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी, और गवर्नर पंजाब ने कहा, उन्होंने कल एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर ये फैसला हुआ कि इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि इन सारी बातों को देख के, इन हालात को देख के, कि जो ये 90 दिन वाला टाइम है इसमें इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कहते हैं कि आइन शिकनी होगी, हम लोग फिर आइन बचाओ की तहरीक चलाएंगे, जेल भरो तहरीक उसके बाद होगी। देखें, बिल्कुल ठीक है कि देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान का जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ी वजह एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। सियासी देखिए, इस्तेकाम नहीं। सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने इमरान खान, आप जैसे भी कहें, नाअहल था, जो भी था, आप उसकी चलती गवर्नमेंट को आपने टॉपल कर दिया। 13 जमातों का एक टोला आया जो अपने आप को तजुर्बाकार भी समझता था सारा। उसके बाद जो मुल्क की सूरत हाल हुई वो हम सबके लेकिन सामने। 3.5 साल भी तो देखिए, इतने अच्छे नहीं थे ना, वो लोग अच्छे नहीं थे, मैं आपको यही कह रहा हूँ, कि जो मामलात बहुत बुरे हो गए हैं। देखिए अच्छे नहीं थे, लेकिन ये कि आप उसको एक टेन्योर कंप्लीट करने देते हैं ना, उसके बाद लेकिन लोग कोई फैसला गैर करते आईनी हैं। तरीकाकार नहीं अपनाया, आईनी तरीका देखिए, अभी इलेक्शन वाला भी आईनी तरीका है। अगर वो बिल्कुल ठीक, मुतालबा बिल्कुल करते हैं, ऐसे। आप उसको कंडेम नहीं कर सकता कि भाई बिल्कुल अगर ठीक है। वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं, जो भी करें, अब वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं तो वो भी आईनी है। लेकिन इन सारे जो मामलात है उसमें हुआ ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकानमी बैठ गई, चीज़ें चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई। देखें, कोई भी बंदा आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो वहाँ के हालात देखते हैं। यहाँ पर इस सूरत हाल में, इस पोजीशन में कोई बंदा यहाँ पर, कोई बाहर की कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। रेमिटेंस आपकी गिरती गई, जो एक ऊपर जा रही थी वो नीचे चली गई कि लोग मुल्क के अंदर पैसे भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो कहे हमारे पैसे जाएंगे, कहीं डूबेंगे, क्या होगा, ये सारा सूरत हाल है। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो रही, 3 फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो गई, उन्होंने अपना बिज़नेस बंद करके बाहर चले गए। भाई, इस सूरत हाल में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो ज़रूरत थी ना, ठीक है। आप ये काम अगर इलेक्शन कराने थे, जो भी करने थे, उस वक्त से पहले करते। अब आप इसकी बात की है ना अभी हामिद साहब ने कि सबको बैठना होगा, सर जोड़ने होंगे, बैठ के चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है।
अहमद हबीब साहब, मैं इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूंगा। उन्होंने कोविड की जब टाइम चल रहा था, मैंने कल उनकी बहुत सारी जो स्पीचेस थी वो देखी, और उन्होंने जब एक दफ़ा कौम से खिताब की, उन्होंने कहा जी कि मेरी कौम तैयार हो जाए, मेरी कौम को मुश्किल हालात फेस करने पड़ेंगे, हालात इससे आगे चल के मज़ीद गंभीर होने वाले हैं और चीज़ें जो हैं आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात वो कर रहे थे 2021 में कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, गरीब के ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा और IMF के साथ हमें चीज़ें सारी तय करनी पड़ेंगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज वही बातें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और उनके जो काबीना के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो पहले से तयशुदा थी, चीज़ें तो पहले से मतलब कि ऐसी थी कि हमें ये चीज़ें फेस करनी थी, और फेस करने से मुराद, हमें से मुराद ये देखने वाले जो आम लोग हैं, जो इस मुल्क की गरीब आवाम है, वो भुगत रही है, वो बर्दाश्त कर रही है, उनके पास कुछ चारा नहीं है। तनोली साहब, इसमें जो तल्ख हकीकत है वो यही है कि आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं तो उनको तो अपनी पार्टी के अंदर बगावत का सामना है इस वक्त प्रैक्टिकली। वो तो मुस्लिम लीग के अंदर भी है, वो सारी सियासी जमातों के अंदर भी इस्तराब है, लेकिन उसके अंदर अगर आपका विजन पॉलिटिकल और जमहूरी है, आपकी सोच, तो फिर ये रवैया आमिराना कि मैंने इससे हाथ मिलाना और इससे नहीं मिलाना, ये सियासतदानों वाला रवैया नहीं है। जब बंदा रियासत की लेवल पे आता है तो बाज़ औक़ात टेबल टॉक के लिए उसको दुश्मन के साथ भी बैठना पड़ता है। ये कौन सा सियासी लीडर है जो अपने मुल्क की सियासी लीडरशिप, चाहे उसका कैरेक्टर कुछ भी मानते ही नहीं है, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। जब वो बैठेंगे नहीं, वो इनको कह रहे हैं, ये इनको कह रहे हैं, ये अदालत है, अथॉरिटी है। तो मैं वही वे आउट बताना चाह रहा था कि आपको अगर कंसेंस ये तासुर देना भी दुरुस्त नहीं कि जी वो इलेक्शन चाहते हैं और ये इलेक्शन नहीं चाहते। देखिए, इलेक्शन दोनों साइडें चाहती हैं, सिर्फ टाइम फ्रेम का तनाज़ा है। वो ये कह रहे हैं कि नेशनल असम्बली का टर्न्योर भी चंद माह के बाद मुकम्मल होना है, उसके साथ इकट्ठे हो जाए। लेकिन आइन ऐसा नहीं कहता ना। लेकिन आइन ऐसा नहीं कहता। ये कह रहे हैं कि नहीं जी फौरी हो जाए क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फायदा हमारा है। तो आप इसके दरमियानी रास्ता भी तो आइन के अंदर रहते हुए भी रास्ता निकाल सकते हैं। वो रास्ता तभी निकलेगा कि रियासती इदारों के साथ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, नए रूल्स ऑफ द गेम। रियासती इदारों ने कह दिया कि हम इन सियासतदानों से हमारी अब तौबा है। इदारों के साथ बैठना भी ऐन शिकनी है, ऐन शिकनी और आइन सिर्फ रियासती इदारों के साथ बैठना भी ऐन शिकनी है। इदारे शुड परफॉर्म देयर ओन ड्यूटीज। तो फिर इदारों का, मेरी यार सुन लें, इदारे फिर अदलिया अपना किरदार अदा करे, माजी वाला किरदार अदा ना करे। मेरी यार सुने, आइन शिकनी सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन ना करवाए जाए। आइन शिकनी ये भी है कि शहरी को रोटी ना दी जाए, उसको तालीम ना दी जाए, उसको सियत ना दी जाए, उसको एक बेहतरीन सिविलाइज्ड ज़बान को नफाज ना किया जाए, इदारा दिया जाए। अगर ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली पॉलिसी होगी तो फिर हर जगह पे मसाइल पैदा। जहाँ पॉलिटिशियन को अपना मफाद नज़र आता है, मैं PM हाउस से दूर हो रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंसी से दूर हूँ, वो आइन का किताब लेके हमारे सामने आ जाता है। जब हम उससे पूछते हैं कि ये डीजल, ये पेट्रोल, ये दूध 180 रुपए किलो क्यों है, तो वो कहता है यार ये इंटरनेशनली महंगा। कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मैं सुन रहा था और मैं काफ़ी अर्से से ख्वाहिशमंद हूँ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करें और हमें बुलाएं, साफी जाएं, उनसे सवाल जवाब कर सकें। आपको इंटरव्यू करना चाहिए, आप बेहतरीन इंटरव्यू कर सकते हैं, आप सवाल जवाब उनसे करें, उनसे जाके बातचीत करें। लेकिन वो आजकल आपको पता है कि आके खिताब कर देते हैं और वो साफियों से सवाल लेते नहीं हैं, क्योंकि सवाल लेने में आपको पता है जैसे स्टूडेंट्स को ख़त्म किया गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, इसी तरह मीडिया को इन सियासतदानों ने इसी लाइव कवरेज के ज़रिए बर्बाद कर दिया है। पहले न्यूज़ पैकेज चलते थे, सहाफ़ी मौजूद होते थे, बंदे को पता होता मैं जो बात कह रहा हूँ अभी इससे क्वेश्चन रेज होगा। अब ये घर में बैठ जाते हैं, मालकान DSNG भेज देते हैं और ये वहाँ से खुतबा शुरू कर देते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं होती, ये घंटा भी बोल सकते हैं, 2 घंटे भी बोल सकते हैं। इन पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि सहाफ़ी से सवाल लेना है। सहाफ़ी इनसे ये नहीं पूछ सकता कि हजूर आपका बेटा ही वारिस क्यों बनेगा, आपकी बेटी ही जमात की सरबराह क्यों बनेगी, आप ही इस मुल्क में सिर्फ ईमानदार क्यों हैं, आप घड़ी का, तोशा खाना का, फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब नहीं देते, दूसरे मतलब जो है वो नैब के केसेस में से
ऐसे आते जाते हैं कि जैसे लगता है कि कोई लॉन्ड्री है, कपड़े धुलवा के बाहर निकल आए हैं। सो आपका जो बेसिक आज का थीम था उसमें गुजारिश इतनी है, आपने बड़ा शानदार चूज़ किया और वक्त की ज़रूरत है। ये कौम को इत्मीनान मिले, ये कौम के साथ बात करें, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हम ये मुल्क का कर्जा बहैसियत कौम उतार सकते हैं। हमें इसहाक डार के अलावा भी ये मुल्क चलाना आता है, हमें शौकत तरीन के अलावा भी ये मुल्क चलाना आता है। ये आसिफ जरदारी साहब जब नहीं थे ये मुल्क चलता था, जब ये जेल में थे। जब नवाज शरीफ साहब उधर सऊदिया बैठे हुए थे ये मुल्क चल रहा था। ये मुल्क आम बंदे ने चलाना है। ये जो आज वाला बजट जा रहा है या आज वाले टैक्सेस जा रहे हैं ये किसने उठाने हैं? आम बंदे ने ही उठाने हैं ना। काली सागदार साहब ने आपको पता ना कि सदर मुमलिकत से मुलाकात की और एक उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आज फिर मामला ले गए असेंबली में और आपने कहा कि वहाँ से मंजूरी ले लें और ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया, हो गया सारा मामला। तो मिनी बजट एक दफ़ा फिर जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि IMF की कुछ शराइत जो हमने मानी वो हमारी मजबूरी बन गया है। गुलाम अब्बास साहब इनकी चलो प्लीज गुलाम अब्बास साहब मिनी बजट तैयार है, आ जाएगा। तो वो जो गरीब जिसकी तनख्वाह पहले 15,000 20,000 या 30,000 रुपये भी थी, वो बहुत से लोगों से हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो कहते हैं यार बस किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी या मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। बीमार घर में कोई बच्चा हो जाता है ना तो चीज़ें मैनेज करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो आगे मज़ीद अगर इस तरह के हालात बनेंगे तो कुर्बानी ने तो फिर कुर्बानी जो है फिर गरीब नहीं देनी है, फिर आम आदमी नहीं देनी है, मैंने देनी है, आपने देनी है। वो जो हुक्मरान या वो जो सियासतदान या वो जो बिजनेसमैन या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मज़े में नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि देखें जो भी टैक्सेस लगेंगे, जो भी ड्यूटीज़ वो लगाएंगे, अल्टीमेटली जो उसका असर होगा वो एंड यूज़र के ऊपर, जो गरीब आवाम है उसी के ऊपर पड़ने हैं। अभी देखें आपने अगर दवाइयों की कीमत बढ़ाई, टैरिफ बढ़ाएं, गैस के प्राइस बढ़ाएं, हर चीज़ जो आप इस बजट के ज़रिए, मिनी बजट के ज़रिए आप 170 अरब रुपए का जो आप एक टैक्सेशन वाला आपने एक IMF से कमिटमेंट की है वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए। आप इस पर अंदाज़ा लगाएं, अगले 4 महीने फिर 4 महीने, ये जाके तकरीबन 500-600 अरब पे जाना है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि ये सिर्फ 170 अरब का हमने जो टैक्स मेजर लेने, लेकिन उससे बढ़ करें उसका इम्पेक्ट अल्टीमेटली जो है वो गरीब आवाम पे ही पड़ना है, चाहे वो जिस चीज़ की भी आप टैक्सेशन में वो चीज़ें बढ़ा रही है, भुगतेगी अवामी। खिज़र क्लासेस साहब, हामिद हबीब साहब, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम रह गया है, मैं अब आपसे एक बड़ा निचोड़ जाऊँगा सारी गुफ्तगू का, क्योंकि मैंने भी ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को देखा है, बहुत करीब से देखा, मुशर्रफ साहब का दौर भी देखा, इस मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस भी देखे, बल्दियाती इंतखाबात भी देखे, जो तरीक़ाकार अपनाया गया आज तक इस मुल्क के अंदर निज़ाम को चलाने के लिए, उसको बहुत करीब से देख लिया सारे मामलात को। इस दफ़ा जो 2018 के अंदर गलती हुई या जो 2018 के अंदर जो प्लान किया गया, हमने देखा था कि बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया कि बाजवा डॉक्ट्राइन है और इससे इस मुल्क की बेहतरी और बका और सलामती और मामलात को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आके, इस स्टेज पर आके 2023 के अंदर, इससे पहले हालांकि चीज़ें बहुत आम हो गई थी, लोगों को पता था कि जनरल फैज साहब का नाम बहुत आम था, बाजवा साहब का नाम बहुत आम था, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र हो रहा था हर जगह पर, लेकिन फिर भी लोग कोई उसको आएँ बाएँ शाएँ करके गुजार देते थे। लेकिन अब चीज़ें साबित होगी, जिसके साथ किया, जिसने किया, दोनों तरफ से चीज़ें मान ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा हुआ कि चीज़ें कबूल की हैं। जब चीज़ें कबूल कर ली और जो करने वाले थे आइन शिकनी उन्होंने कर दी, एक दफ़ा ये चीज़ें तय कर लें, एक दफ़ा ये चीज़ें तय कर लें कि इनको सज़ा दे दी जाए, क्या ये मुमकिन है? हो पाएगा? हो सकता है? पॉसिबल है, सारा कुछ मुमकिन है। एक विल की ज़रूरत है, कौम को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है, कौम को हकीकी नुमाइंदे देने की ज़रूरत है। आपका घर घर में पॉलिटिशियन पैदा हो सकता है। आप 39 साल स्टूडेंट्स यूनियन पे जबर जुल्म ज़बानबंदी ख़त्म कर दें, आपको घर घर में से लीडर मिलेगा। आपको लीडर की ज़रूरत है, हुक्मरान की ज़रूरत नहीं है। कुकड़ी बेचने खाने पीने वालों की ज़रूरत नहीं है, दूध दही वालों काम करने वालों की। आप इस कौम में इतना प्रॉपर्टी डीलर्स की भी ज़रूरत नहीं है जी, प्रॉपर्टी डीलर्स की नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेसिक ये है कि कौम को बांध के रखा गया है। हमें कम अज़ कम इतनी इजाज़त तो दी जाए, जैसे फ़र्द जुर्म ऐद करते वक्त मुलज़िम को चार्जशीट सुनाई जाती है। जो चीज़ आप कह रहे हैं कि या अब्बास साहब कह रहे हैं कि टैक्सेस की शरह कहीं आगे जानी है, वो हमें अभी से बताओ। हम नीला कपड़ा पहनने को तैयार हैं, बासियत कौम, हम काला कपड़ा पहनने को तैयार हैं, हम कम खाने पे तैयार हैं, हम मिल के बैठने को तैयार हैं, हम इस मुल्क को बचाने के लिए जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो देने को तैयार है। कम अज़ कम आप हमारे साथ बात करो। आपकी 85 पे कभी ना पहुंच गई है शहबाज शरीफ साहब की, मतलब 85 वज़रा उस वक्त जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है।
इमरान खान साहब उस वक्त असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं जब मुल्क डिफॉल्ट कर गए। सजाएं होंगी कि नहीं? आयन शिकनों को, जिन्होंने आयन शिकनी की, उनको सजा मिलनी चाहिए, हो सकती है। हर पार्टी के पीछे से एक जनरल निकलता है, किसी के पीछे से अयूब खान, किसी के पीछे से जनरल ज़िया, किसी के पीछे से जनरल बाजवा। सो कोई आइन शिकन, अगर आइन, ये आइन को मानते ही नहीं, बसात एहतराम, ये अगर आइन को माने तो मुझे पूरी रोटी दें, मेरे बच्चों को तालीम दें, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, मुझे आज़ादी एहज़ार दें, मुझे बोलने का मौका दें, मुझे सोचने का मौका दें, इस कौम पूरी को मौका दें। तो आइन को तो ये मुकद्दस समझे तो हम माने ना साहब। हाँ अभी सब मुख्तसर बताइएगा जी। जी मुख्तसर ये कि मैं जो पहले कह रहा था कि एक वे आउट है, वो वे आउट यही है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए। अब उसमें आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप जो कह रहे हैं कि आया आइन शिकनी की सजा मिल सकती है या नहीं, पहले साबित नहीं हुआ, अब दोनों तरफ से चीजें एक्सेप्ट कर ली गई, करने साबित वालों ने है। भी और करवाने वालों ने भी, और जिसने फायदा उठाया उसने भी मान लिया। बहुत सारी चीजें साबित होने के बावजूद भी आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते अगर, तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं कि या आप उनको सजा दें या आप उनको माफ कर दें। माजी की गलतियों को या तो भुला दें, आगे का रास्ता अपनाएं, या अगर सजा देनी है तो फिर बिला तफरीक हो, एक असूल के साथ है। लेकिन फिर उस पर सवाल ये खड़ा होता है कि सजा कौन देगा? ये अदालतें जो माशाल्लाह को भी तोसी देती रही, कहां से आएगी सजा का मामला? आप कैसे किसी को कसूरवार तय करके उसको आइन शिकन और सजा देंगे? अगर आप कर सकते हैं तो फिर बिला तफरीक होनी चाहिए। आइन किसी ने भी एक दफा फैसला कर लेना चाहिए। गुलाम वाला साहब आप क्या कहेंगे सर, मुख्तसर बताइए। समझता हूँ कि सज़ा जज़ा का जो निज़ाम है वो मुल्क में ज़रूर उसका होना चाहिए, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि इदारों की तरफ भी कोई रियलाइजेशन है कि अगर गलती उनके किसी ने की है, बड़े ने की है, तो वो रियलाइजेशन है, लेकिन सज़ा उनको मिलेगी उस लेवल तक जो है सज़ा उन्हें मिली है। हाँ। मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ का जनाजा आना एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। जनरल बाजवा का दुबई जाके बैठना बहुत बड़ी सज़ा है। इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो उन जनरल के कंधों पे जब चढ़ के आते हैं, कौम को फतह करते हैं, उस वक्त इन्हें याद नहीं होता जब एक्सटेंशन देनी होती है। जनरल साहब का आपने जिक्र नहीं किया। मैंने किया है, नवाज शरीफ साहब उन्हीं की पैदावार है। वो ये डकी अगर यही सजा अगर आप तजवीज़ करते हैं कि वहाँ बाहर जाके बैठ जाने उनकी सजा है, ये तो फिर बाकी तैयार हो जाएगा। आसान, आपको आसान रास्ता किया ना सर। मेरे ख्याल में तो ये है कि आसान रास्ता यही है कि आप जो मौजूदा सूरत हाल है, एक दूसरे को जो बुरा करार देने की बजाय बेहतर है कि माजी की गलतियों को भुला आगे बढ़े, आगे के ऊपर कंसेंसस डेवलप करके फिर तय कर ले कि आज के बाद जो करेगा वो नाकाबिले माफी होगा, आज के और बाद उसको चौक पे लटकाएंगे। हामिद हबीब साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। खजर कासिम सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुलाम अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमारी कोशिश थी कि ये जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी जो सूरत हाल है, और जो सिक्योरिटी की मामला, और जो गलतियाँ और जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम लोग ये सोच के करते रहे कि शायद इससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, ये चीज़ें मुल्क के हक़ में बेहतर होंगी और नहीं हो सकी, वो आज हम लोग भुगत रहे हैं। और आगे हम लोग ये चीज़ें ना भुगतें, हमें एक सोच, एक फ़ैसला, एक फ़िक्र जो है उसका पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये फ़ैसला करना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये गलतियाँ हम लोग आगे जाके मज़ीद ना करें। इस मुल्क को हमने बचाना है, इस मुल्क ने आगे जाना है और इस मुल्क ने तरक्की करनी है। ये रहती दुनिया तक रहेगा, ये अल्लाह पाक की एक तख्लीक है और इसके अंदर ज़ाहिर बात है बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क की बेहतरी और बका और सलामती के लिए काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।